किसान भाइयों नमस्कार। आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिपि जैन और हमेशा की तरह आज के इस अंक में भी हम कृषि जगत से संबंधित ढेर सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं धान में रोग एवं कीट नियंत्रण पर। इस समय धान की फसल अपनी बढ़वार की स्थिति में है और जिस तरह मौसम का हाल है, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी बारिश, फसलों के रोगग्रस्त होने और उसमें कीड़े लगने की बहुत अधिक संभावना है। अगर बचाव के साधन पहले ही अपना लिया जाए तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। तो आज धान की फसल में रोग एवं कीट नियंत्रण किस तरह करें, ये हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी से, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार द्विवेदी, वैज्ञानिक पौध संरक्षण कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, खरीफ मौसम में हमारी धान एक रायसेन जिले में बहुत एक प्रचलित होती जा रही है धान की फसल। प्राय हम देख रहे हैं इसमें 2.25 लाख हेक्टेयर हमारे रायसेन में धान की फसल लगी हुई है। जैसा कि हम उसमें देखते हैं कि किसान भाई अगर हम उसका सही से प्रबंधन नहीं करते और ख़ासकर उसमें हम देखते हैं कीट एवं रोगों का प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमारा उसमें करीब 50 से 60% तक नुकसान होने की संभावना रहती है। रोग में हमारे 3-4 प्रमुख रोग हैं जो हमारी इस फसल पर नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे शुरुआती अवस्था में शीत ब्लाइट देखने को मिलता है। तो शीत ब्लाइट की पहचान क्या है? जब हमारे खेतों में लगातार निरंतर पानी भरा रहता है और खेत में पानी भरे रहने से क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तने के पास जब हमारी शीत रहती है, शीत के पास पानी भरा रहता है, टेम्परेचर बढ़ने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से वहाँ पे काले काले धब्बे पाई देते हैं। जहाँ पे पत्ती हमारी ऐसे ऊपर मुड़ना शुरू होती है उसको हम शीत कहते हैं। वहाँ पे अगर लंबे लंबे अनियमित आकार के धब्बे, भूरे धब्बे दिखाई देते हैं तो शीत ब्लाइट के प्राय लक्षण पाए जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत अवस्था में क्या करना है आपको? शुरुआत में कोई भी फसल है उसका हमको बीज उपचार करना है। ये एक फफूंद से फैलने वाली बीमारियां हैं, तो जैसे हम जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है 5 ml, अगर हम लिक्विड में आता है, घुलनशील आता है 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। अगर पाउडर फॉर्म में आता है तो 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर हम इसको बीज उपचारित कर लेते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी से, तो निश्चित रूप से हमारी जो शीत ब्लाइट है या हमारे ब्लास्ट है, इन बीमारियों को हम कंट्रोल में या काबू में कर लेते हैं। तो प्राय शीत ब्लाइट में अगर हमारे पास इसका हम जैविक उपचार भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जैसे रासायनिक दवाइयाँ जैसे हेक्साकोनाजोल 5% EC है, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ प्रोपिकोनाजोल 25 EC एक दवा आती है, इसको अगर हम 200 ml प्रति लीटर के प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इस पर भी हम काबू पा सकते हैं। दूसरी हमारी एक बीमारी जो ब्लास्ट आती है 3 अवस्थाओं पर आती है। एक तो पत्ती अवस्था पर आती है, नोड अवस्था जब गांठें बनती तब आती है। इसके बाद जब बालियां बनने लगती हैं तो बाली अवस्था पे आती है। तो जब पत्ती अवस्था पे आती है तो पत्ती पे लंबे लंबे जो है तकुआ नुमा धब्बे, जिसमें बीच में चमकीला चांदी जैसा एक धब्बा दिखाई देता है, ये हमारी प्रमुख पहचान है। अगर उस अवस्था पे हमें नियंत्रण करना है तो निश्चित रूप से जैसे हमारे पास कुछ दवाएं जैसे एजाक्सिस्ट्रोबिन है, एजाक्सिस्ट्रोबिन हमारे पास जैसे 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जैसे एजाक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल एक दवा आती है, उसको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ साथ ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और प्लस टेबिकोनाजोल दवा आती है, उसको अगर हम 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ एक किसान भाइयों, एक जिसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, एक जो जीवाणु से फैलने वाली एक बीमारी है, उसको हमें खासकर विशेष ध्यान देना है। जब खेत में हम देखते हैं ये पैच नुमा, जब तापमान बढ़ता है पत्तियां ऊपर से नोक से सूखती हुई नीचे की तरफ आती हैं, इस तरीके का अगर लक्षण प्राय देखने को मिलता है उस पर जैसे वाटर सोकिंग स्पॉट, जैसे हम किसी फर्श पे या पत्ती पे पानी डाल देते हैं और धूप पड़ने पर जब सूख जाता है, इस तरीके का अगर धब्बा दिखाई देता है तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसको हम जीवाणु पत्ती झुलसा कहते हैं। तो इसको हमें इस रोग नियंत्रण करने के लिए हमको क्या करना है कि हमारे पास जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो तांबा युक्त दवा रहती है, फंजीसाइड रहता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को हमें 500 ग्राम प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 ग्राम को हमको 500 लीटर पानी में घोल बना करके हमको 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के हमको अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं निश्चित रूप से बैक्टीरियल ब्लाइट को हम काबू में पा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पिछले वर्षों हमने रायसेन में देखा कि जैसे फूट राट या स्टेम राट की समस्या प्राय देखने को मिलती है। ये क्या रहता है? ये बीज जनित बीमारियाँ होती हैं कुछ जो बीज में रहती हैं, तो हमें बीज में रहने वाली जितनी भी दवाइयाँ बीमारियाँ हैं उनको हमें क्या करना है कि बीज उपचार करना है।
चूँकि बीज के अंदर और बीज के बाहर जो बीमारियों के स्पोर्स छिपे रहते हैं उनको हमको नष्ट करने के लिए बीज उपचार की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले में फफूंदनाशक से बीज उपचार करना, जैसे हमने जैविक में बताया कि ट्राइकोडर्मा विरिडी है। ट्राइकोडर्मा विरिडी आपको 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें। अगर हमारे पास जैविक उपचार करने का हमको ट्राइकोडर्मा विरिडी नहीं उपलब्ध होता है तो हम उसके स्थान पर जैसे रासायनिक दवाइयाँ हैं, जैसे कार्बेंडाजिम 50% WP या कार्बोक्सिन या बीटाबैक्स पावर, इस तरीके की दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। उनको हम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उससे अगर हम उपचारित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से फूट रॉट की ये जो समस्या आ रही है, स्टेम रॉट की जो समस्या आ रही है, इसको हम अपनी होने वाली बीमारी को हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ हमें देखने को मिला है कि जैसे प्रायः अगर हमारी और आगे बीमारी फैलने की संभावना रहती तो उसके लिए हम जैसे थायोफिनेट मिथाइल 70% WP या कार्बेंडाजिम 50% WP, तो कार्बेंडाजिम 50% WP को हम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो ये फूट रॉट, स्टेम रॉट की जो समस्या है उस पर हम काबू पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ थायोफिनेट मिथाइल को हम 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से हम फूट रॉट पे भी समस्या इसका हम समाधान कर सकते हैं। अब बात आती है जब हमारी फसल कटने की स्थिति में आती तो उस समय बालियों में एक पाउडर नुमा, जैसे जिसको हम फाल्स स्मट कहते हैं, तो पाउडर नुमा या हल्दी नुमा एक तरीके से गांठें पड़ना शुरू हो जाते हैं जिसको हम फाल्स स्मट कहते हैं। तो ये एक प्राय बीज जनित बीमारी है। तो हम पहले तो शुरुआत में अगर बीज उपचार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसल, जैसे कार्बेंडाजिम ने बताया या हमको ट्राइकोडर्मा विरिडी बताया, इससे हम बीज उपचार करेंगे तो ये बीमारी नहीं आएगी। अगर खड़ी फसल पे भी अगर बीमारी कहीं आज दिखाई देती है, कहीं एक आध धब्बे दिखाई देते हैं बालियों में, कंडुआ नुमा इस समय पाउडर दिखाई देता है, तो हम प्रोपिकोनाजोल जो 25 सीसी दवा आती है उसको हम 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो ये जो फॉल्स स्मट की समस्या जो धान में प्राय देखी जाती है, ये क्या होता है कि जब बदली का मौसम रहता है उस समय प्राय देखने को मिलता है। तो बीज उपचार पे खासकर हमारे किसान जो है इसको सावधान रहें कि बीज उपचार करें। तो किसान भाइयों से मेरा यही एक अनुरोध है कि जब भी हमको एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन धान की फसल में करना है तो निश्चित रूप से हमको एकीकृत प्रबंधन करेंगे तो अपनी फसल को हम करीब 50 से 60% जो हमारा फसलों में नुकसान हो जाता है उसको हम बचा सकते हैं। तो उसमें जैसे हमको शुरुआत से इंटीग्रेटेड चीज़ें करना है, हमको रोग रोधी प्रजातियों का चयन करना है, उसके साथ साथ गर्मी में हमको गहरी जुताई करना है, बीजों का हमको बीज उपचार करना है, लाइट ट्रैप लगाना है, फेरोमोन ट्रैप लगाना है, FIR पद्धति से बीज उपचार करना है कि फंजीसाइड से करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड से करेंगे, फिर कल्चर से करते हैं जैसे PSP कल्चर का उपयोग करते हैं, इसका करेंगे। इसके साथ साथ लाइट ट्रैप लगाएंगे। इसके बाद जैसे शुरुआत अवस्था में अगर कीटों का प्रकोप होता है, चाहे वो भूरा माहू या हमारा सफ़ेद माहू, ये इस तरीके की अगर चीज़ें आती जो रस चूसक कीट होते हैं उनके लिए हम नीम आयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में उनको नीम आयल हमको इस्तेमाल करना है, जैसे 1500 ppm का आता है, 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इस पर हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ खरपतवार प्रबंधन, इसके बाद हमको रासायनिक प्रबंधन पर जाना है, जो भी हमारे रासायनिक दवाएँ डालते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि आप जो भी धान में हमारे द्वारा बताई गई इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसको आप कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए अपनाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, अब जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है मशरूम उत्पादन तकनीक। खेती किसानी तो आप सभी करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कृषि के दूसरे वैकल्पिक व्यवसायों की तरफ ध्यान दें, जैसे कि मशरूम उत्पादन की तरफ, तो आप अपनी आय को दोगुना नहीं चौगुना कर सकते हैं। मशरूम तो गुणों की खदान है, साल भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है और बहुत ही छोटे से सेटअप में आप इसे शुरू कर सकते हैं। लागत भी ज़्यादा नहीं लगती। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने की कि इसकी तकनीक क्या है। तो तकनीक हम जानते हैं डॉक्टर लक्ष्मी चक्रवर्ती जी से, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी चक्रवर्ती है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कई महिला किसान ऐसी भी होती हैं जिनके पास कम रकबे में ज़मीन उपलब्ध होती है या वह कम खेती किसानी करती हैं। तो ऐसी महिला किसानों के लिए आज हम एक तकनीक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑयस्टर मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन के विषय में मैं बताना चाहूँगी कि यह बिना खेत की खेती है, यानी भूमिहीन महिला कृषक इसे आसानी से कर सकती हैं। यह महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा स्वरोजगार का साधन है। इसके लिए ज़्यादा लागत, ज़्यादा विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम लागत और कम विषय वस्तु में ही महिलाएं ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की खेती का कार्य कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि महिला कृषक किस प्रकार से मशरूम उत्पादन को अपने स्वरोजगार के रूप में ले सकती। ऐसी महिला किसानें जिनके पास कम रकबे की ज़मीन है, वह घर में उपलब्ध किसी अनुपयोगी कमरे का उपयोग, या कमरा कच्चा हो या पक्का हो, उसका उपयोग ऑयस्टर मशरूम उत्पादन के लिए आसानी से कर सकती है। जानना ये हमें होगा कि किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता महिलाओं को ऑयस्टर मशरूम उत्पादन में पड़ेगी। तो सामग्री के विषय में यदि हम विस्तृत जानकारी लेते हैं तो इसमें कुछ स्थायी व अस्थायी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। मशरूम उत्पादन एक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है, तो इसमें आवश्यक ये है कि जो भी महिला किसान या कृषक बंधु इसको करना चाहते हैं तो वे विषय वस्तु का निर्धारण करके ही इस कार्य को करें। अस्थायी सामग्री में हम जैसे कि बात कर सकते हैं कि महिलाओं को मशरूम का बीज, कुछ फफूंदनाशक जिनका नाम है फॉर्मल्डिहाइड या बाविस्टिन, भूसा आदि की आवश्यकता पड़ती है। प्लास्टिक की कुछ गज की पन्नियाँ या 15 बाय 18 सेंटीमीटर के आकार की पन्नियों का इस्तेमाल महिलाएं कर सकती हैं। यदि मैं स्थायी रूप से सामग्री की बात करूं तो एक कच्चा या पक्का कमरा जिसमें महिलाएं ऑयस्टर मशरूम को लगाएंगी, कुछ रैक्स, रस्सी, हुक्स, कुछ पतीलों का इस्तेमाल कर सकती हैं, कुछ कटर्स की आवश्यकता इसमें महिलाओं को पड़ेगी। आइए जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम उत्पादन करने के पहले महिलाओं को कुछ विशेष बिंदुओं की ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके लिए हमें चर्चा करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मशरूम उत्पादन फफूंद के रूप में उत्पादित होता है, तो इसके लिए आवश्यकता है कि महिलाएं पूर्ण रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें। इसमें कुछ विशेष रूप से अनुकूल तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। यदि मैं भारतवर्ष में बात करूं तो सर्दियों के मौसम में, या हम इसको शीतोष्ण जलवायु भी कह सकते हैं, इस मौसम में महिलाएं आसानी से ऑयस्टर मशरूम उत्पादन का कार्य कर सकती हैं। यदि महीनों के रूप में हम देखें तो अक्टूबर अंत से लेकर फरवरी अंत तक इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसमें विशेष रूप से उपचारण की आवश्यकता होती है। उपचारण से तात्पर्य है कि जो भूसे का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से उपचारित होना चाहिए। भूसे का उपचार करने के आवश्यकता दो विधियों की हो सकती है। एक, गर्म पानी के माध्यम से महिलाएं भूसे को उपचारित कर सकती हैं, और दूसरा रासायनिक विधि से। तो गर्म पानी के माध्यम से यदि महिलाएं भूसे को उपचारित करती हैं तो उसके लिए आवश्यकता है, यदि महिलाएं 10 किलो भूसे का इस्तेमाल ऑयस्टर मशरूम में कर रही हैं तो भूसे से 10 गुना पानी में भूसा धान का भी हो सकता है, गेहूं का भी हो सकता है, भूसे को 12 से 16 घंटे के लिए ठंडे पानी में रखते हैं। तत्पश्चात उस भूसे को निथारने के पश्चात एक बड़े पतीले में या सीमेंट की नाद हो या बड़ी प्लास्टिक की टंकी हो, उसमें गर्म पानी में भूसे को कुछ 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना होता है। जैसे ही भूसा गर्म पानी से 2 से 3 घंटे में रह जाता है, उसके पश्चात बड़ी टोकरियों से उसको निथारने की आवश्यकता होती है। यदि रासायनिक विधि से महिलाएं उपचारित करना चाह रही हैं तो इसके लिए 4 ग्राम बाविस्टिन, 65 मिली फॉर्मल्डिहाइड को लगभग 50 लीटर पानी में डालकर भूसे को उपचारित करना आवश्यक है। जैसे ही भूसा 12 से 16 घंटे इस पानी में रह जाता है तो उसको पुनः डलियों के माध्यम से निथार कर छत पे सुखाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस स्थान का उपयोग महिलाएं भूसे को सुखाने के लिए कर रही हैं उसको भी हमें साफ उपचारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए लगभग फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग कर सकती हैं। इसमें 1 लीटर पानी में कुछ बूंदे फॉर्मल्डिहाइड की डालकर स्थान को उपचारित कर सकती हैं। इसी तरीके से टंकी को भी हमें उपचारित करना है ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी का
गंदगी ना रह पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कमरे में महिलाओं ने ऑयस्टर मशरूम को लटकाने के लिए व्यवस्था की है या बैग्स को लटकाने की व्यवस्था की है, उस कमरे को लगभग 5 से 7 दिन पहले उपचारित करना अति आवश्यक है। इसके लिए फॉर्मल्डिहाइड को 2 लीटर पानी में घोल तैयार करके, स्प्रेयर सभी के घर में उपलब्ध होता है, उसके माध्यम से पूरी दीवारों को पूर्ण रूप से भिगोते हुए कमरे को 4 से 5 दिन के लिए बंद रखना आवश्यक है। ध्यान ये रखें कि उस दौरान उस कमरे में कोई भी छोटे बच्चे या महिलाएं स्वयं भी ना जाए। कमरे को पूर्ण रूप से हमें बंद रखना है। ध्यान ये भी रखना है कि जिस कमरे का चयन किया गया है उस कमरे में किसी भी प्रकार से टूटन ना हो, दीवारों में किसी भी प्रकार का दीमक ना हो या सीधा सूर्य का प्रकाश उस कमरे में नहीं आता हो। अब बात हमें ये करनी है कि किस प्रकार से महिलाएं पॉलीथीन बैग को भरें, क्योंकि ये एक तरीके से वैज्ञानिक कला है। बैग भरने में यदि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा महिलाएं महसूस करती हैं या असुविधा होती है तो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन वे नहीं कर सकती। बैग भरने का एक निश्चित क्रम होता है, तो आइए जानते हैं महिलाएं किस प्रकार से पॉलीथीन बैग को भर सकती हैं। पॉलीथीन बैग के विषय में जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 12 बाय 18 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई में पॉलीथीन का उपयोग महिलाएं करें। इसके लिए सबसे पहले पॉलीथीन को साफ करते हुए पॉलीथीन में 2 इंच की नीचे तह जमाएं। ध्यान ये रखना है कि जिस भूसे को आपने सुखाया हो उस भूसे में नमी का प्रतिशत 60 से 70% का कम हो, ताकि आप एक प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। भूसे को आप मुट्ठी में दबाएं। यदि भूसा लड्डू ना बनते हुए और सीधा जब आप मुट्ठी से उसको छोड़ते हैं और सीधा ज़मीन पर गिर जाता है बिखरता हुआ, तो यानी भूसा हल्की नमी के साथ ऑयस्टर मशरूम के लिए बिल्कुल तैयार है। पॉलीथीन में आपने 2 इंच की परत जमाते हुए उसकी तह को थोड़ा सा दबाना है। दबाने के पश्चात जो ऑयस्टर मशरूम का बीज या स्पॉन जिसको हम कहते हैं, जो कि गेहूं में ही फफूंद को डेवलप करके बनाया जाता है, विकसित करके बनाया जाता है, उसकी तह किनारी से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे करके डालनी है। इसी क्रम को महिलाएं 2-2 इंच की भूसे की तह भरते हुए ऊपर तक पूरे बैग को भरती हैं। ध्यान ये रखना है कि इस पूरे के ऊपर तक पॉलीथीन के मुंह तक हमें भूसे को नहीं भरना है, कुछ जगह हमें छोड़नी है ताकि हम उसकी हवा को निकाल कर अच्छे से टाइट रबर बैंड की सहायता से मशरूम बैग का हम मुंह रबर बैंड की सहायता से हम बांध सके। इसके पश्चात सारी हवा निकालने के पश्चात एक साफ़ सुथरी लकड़ी का इस्तेमाल हम छेद बनाने में करते हैं। छेद बनाने से तात्पर्य है कि हमने जब भूसा पॉलीथीन बैग में भरा है तो उसको निकलने के लिए बाहर एक स्थान की आवश्यकता होती है, जो छेद हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर पूरी पॉलीथीन में करेंगे। इसके पश्चात पॉलीथीन को बड़ी ही सुगमतापूर्वक हमें उस कमरे तक ले जाना है जिस कमरे में हमने मशरूम को लटकाने के लिए व्यवस्था की। मशरूम को लटकाने के लिए जिस तरह हमने बात करी, कुछ अस्थायी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, स्थायी सामग्री की आवश्यकता होती है। उसमें रस्सी भी एक प्रमुख थी। आप रस्सी से 3 गांठ का झूला बनाकर या रैक्स में उन पॉलीथीन बैग को आसानी से रख सकते हैं। जैसे ही आप उन बैग्स को रैक्स में रखते हैं या लटकाते हैं तो ध्यान ये दें कि चारों तरफ से कहीं से भी किसी भी प्रकार की धूप कमरे में ना आए। कमरे में जब धूप नहीं आएगी तो मशरूम को, क्योंकि एक तरीके से मैंने पहले भी बताया फफूंद से ही उत्पन्न होने वाली एक फसल है, तो हमें उसको विकसित होने के लिए पर्याप्त माध्यम देना है। और ठंड के मौसम में विशेष रूप से हम जब इसको करते हैं तो इसमें हमें धूप की आवश्यकता नहीं होती है। पॉलीथीन बैग को जैसे ही आप झूले पे लटकाते हैं या गांठनुमा झूले पे लटकाते हैं या आप रैक्स पे रखते हैं, इसके पश्चात आप 20 से 25 दिन बाद आप देखेंगे कि मशरूम में तो माइसीलियम थोड़ा थोड़ा पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है, जो कि छेद के माध्यम से बाहर निकलेगा। मशरूम की आप लगभग 2 से 3 तोड़ाई कर सकते हैं, जो कि पहली तोड़ाई 30 दिन में से ही चालू हो जाती है। आप फूल मशरूम का जो है, ऑयस्टर मशरूम का एक फूल नुमा संरचना आपको विकसित होगी। इस संरचना को आप 30 से 35 दिन के अंतराल पहली तोड़ाई करके आप आसानी से धोकर इसको अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए, कृषक महिलाओं के लिए मशरूम उत्पादन एक बहुत अच्छा रोजगार है। इन मशरूम का क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत अधिक उपयोग है, शहरी या ग्रामीण सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसका बहुत अधिक उपयोग है, तो आप घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पॉलीथीन बैग में प्रसंस्कृत करके या पाउडर के रूप में बना के भी आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों, देखा आपने कितनी आसानी से आप एक अच्छी गुणवत्ता वाला मशरूम बाजार को दे सकते हैं। और अब समय हो चला है कृषि समाचारों का। देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर।
विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय प्रारंभ होंगे, धान की खरीद उच्चतम स्तर पर, खेती बने लाभ का व्यवसाय, न्यूक्लियोम इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का शुभारंभ और मंडी शुल्क किसानों को राहत। और अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय प्रारंभ होंगे। प्रदेश में अब परंपरागत विश्वविद्यालयों में कृषि, हॉर्टिकल्चर जैसे संकाय प्रारंभ होने से उच्च शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में कृषि, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री जैसे मूलभूत पाठ्यक्रमों को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इससे अंतर विषय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी भी इस ओर आकर्षित होंगे। धान की खरीद उच्चतम स्तर पर। धान की खरीद खरीफ सत्र 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। लगभग 129.03 लाख किसान मौजूद खरीफ विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हुए हैं और उन्हें 1,64,951.77 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 23 अगस्त तक 873.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है। खेती बने लाभ का व्यवसाय। खेती को लाभप्रद बनाने की जरूरत है ताकि कृषक बंधु कृषि संबद्ध अन्य व्यवसायों को भी अपनाएं। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। नवीन तकनीकों को अपनाने से कम लागत में अधिक उत्पादन से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करना आसान होगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने गत दिवस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की 7वीं बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। न्यूक्लियोम इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीनतम खोजों और विकसित हो रही तकनीक को किसान के खेत से जोड़ना जरूरी है। एग्री जीनोमिक्स ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिससे अधिक उपज, कीट प्रतिरोधक क्षमता और फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। किसानों को वैज्ञानिक जानकारियां उपलब्ध कराने में नंद कुमार सिंह चौहान एनकेसी सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने न्यूक्लियोम इंफॉर्मेटिक्स द्वारा हैदराबाद में स्थापित सेंटर का मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद अजय प्रताप सिंह तथा राजेंद्र गहलोत, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, केंद्रीय पशुपालन सचिव अतुल चतुर्वेदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। मंडी शुरू, किसानों को राहत। सीहोर जिले के इच्छावर मंडी में प्याज और लहसुन की खरीदी शुरू होने से इस क्षेत्र के प्याज लहसुन उत्पादक किसानों के चेहरे खिल गए। मंडी शुरू होने से पहले इस क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज विक्रय करने के लिए सीहोर या आष्टा जाना पड़ता था। अब किसानों का आने जाने का भाड़ा भी बचेगा। साथ ही सुविधाजनक ढंग से स्थानीय मंडी में किसान अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे। बेनी प्रसाद बागवान सहित अनेक प्याज लहसुन उत्पादक किसानों ने इछावर मंडी शुरू होने को सौगात बताया। प्याज लहसुन की नीलामी द्वारा बिक्री से अच्छे दाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारा समय भी बचेगा और बाहर आने जाने में खर्च होने वाला भाड़ा भी बचेगा। इस बचत को हम खेती में ही लगाएंगे। इछावर मंडी शुरू होने के पहले दिन ही 120 क्विंटल प्याज और 35 क्विंटल लहसुन की आवक रही। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का यह अंक आपको ज़रूर महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला साबित होगा। खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरों के लिए, उसकी जानकारियों के लिए देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।